इवनिंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। आज यहाँ पर अपना मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मेरा नाम तमन्ना है एंड मैंने मास्टर्स की है इन माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड आई हैव क्वालिफाइड माय CSIR UGC नेट एग्ज़ाम एंड अब ये मेरे इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारा बायोलॉजी का सफ़र मेरे साथ। तो आज यहाँ पर अपना लेक्चर में सबसे पहले देखो, ये मेरा यूट्यूब पर सबसे पहला रिकॉर्ड वीडियो है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उस वीडियो में सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर रही हूँ अपनी क्लास 12th का चैप्टर, जिसमें हम लोगों का आएगा सबसे पहले यूनिट का नेम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। क्लियर है। और उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है। देखो बेटा, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर करना ज़रूरी होगा। अगर हमने अपना इस चैप्टर का बेस नहीं बनाया तो उसके आगे हमें ये चैप्टर के हम डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले हमें उस चैप्टर का सरफेस लेवल पता होना चाहिए कि वो चैप्टर हमें क्या बताना चाह रहा है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है। क्लियर है। सबसे पहले इस बोर्ड पर मैंने कुछ बेसिक टर्म्स लिखी हैं। इन सबको बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ और बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि देखो बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर में है हमारा जेनेटिक। क्लियर है। सबसे पहले जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक हमारी साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग डील्स करते हैं जीन्स के बारे में, कि जीन्स की स्टडी करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। क्लियर है। जैसे आपको पता है साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लाइक बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसी तरीके से साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स, जहाँ पर हम लोग डील्स करते हैं जीन्स के बारे में, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जीन्स के बारे में। क्लियर है। आगे हम लोग अब जीन की डेप्थ में भी जाएंगे कि जीन क्या होते हैं। उससे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जेनेटिक्स, जो हमने अभी बात किया कि जेनेटिक साइंस की ब्रांच है जहाँ पर हम लोग डील्स करते हैं जीन के बारे में। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। जेनेटिक्स के फादर हैं ग्रिगोर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स है हमारे ग्रिगोर जॉन मेंडल। क्लियर है। फादर तो जेनेटिक्स के फादर तो ग्रिगोर जॉन मेंडल है, लेकिन जो मेंडल थे वो जेनेटिक टर्म नहीं दे पाए थे। वो अपनी बातें करी थी उन्होंने, लेकिन उस टाइम पर इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स तो बोला गया है ग्रिगोर जॉन मेंडल, लेकिन जेनेटिक टर्म देने वाले साइंटिस्ट हैं बेटसन। जेनेटिक टर्म जिसने दी है वो है बेटसन। Genetic term was given by the Bateson and the father of genetic which is known as the Gregor John Mendel। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक बात बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट भी है सभी एग्जाम्स के लिए। ग्रिगोर जोन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। जेनेटिक टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे बेटसन। क्लियर है। सबसे पहले जो जेनेटिकली डिसऑर्डर फाइंड आउट की गई थी, जो सबसे पहले हमें पता चला था कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस जेनेटिक डिसऑर्डर का नेम है, बेटा सेकंड, सबसे पहले मैंने बोला कि जेनेटिक डिसऑर्डर का पता करा। सबसे पहली जेनेटिक फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसका नाम है एल कैप्टोन्यूरिया को ही हम लोग एक और नेम से भी जानते हैं, विच इज नोन एज द ब्लैक यूरिन डिजीज। क्लियर है। फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है एल कैप्टोन्यूरिया, जिसको नाम बोलते हैं हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। इस जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है ए गैरोट। क्लियर है। अभी हमने दो बातें करी, छोटी सी बातें करी कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक साइंस की एक वो ब्रांच है जहां पर हम लोग डील करते हैं जीन्स के बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रिगोर जोन मेंडल है। जेनेटिक टर्म किसने दी, जेनेटिक टर्म्स दी बेटसन ने। ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले जो जेनेटिक डिसऑर्डर थी वो कौन सी है, एल कैप्टोन्यूरिया है, जिसको हम लोग ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं।
और वो दी किसने थी, ए गैरोट ने। क्लियर है। अब इसके साथ साथ अब हम लोग आगे बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स की, जहां पर हम सबसे पहले हमने लिखा है विच इज द करेक्टर, सॉरी व्हाट इज करेक्टर, कि करेक्टर क्या है। क्लियर है। सबसे पहले करेक्टर क्या है अब हम लोग ये जानते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा करेक्टर इट इज यूज्ड फॉर द फिनोटिपिक प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी व्यक्ति की क्या पहचान करना, उसकी एक्सटर्नली, बाहरी रूप से पहचानना, देखना, विजिबिलिटी, मतलब जो चीज हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं उन्हीं करेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक करेक्टर। अगर हम लोग बात करें किसी ह्यूमन की, हम लोग देख सकते हैं उसका स्किन कलर क्या है, उसका स्किन कलर डार्क है या फेयर है, या हम किसी की आई हाइट को भी विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाइट टॉल है या ड्वार्फ है। किसी प्लांट का हम लोग स्टेम देख सकते हैं कि स्टेम किस कलर का है, ब्राउन इन कलर है। जो करेक्टर हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं उन्हीं करेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक। क्लियर है। इसलिए करेक्टर का हमने क्या वर्ड लिखा, किसी भी इंडिविजुअल की फिनोटिपिक प्रॉपर्टी को देखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टर। जैसे कि स्टेम की हाइट, या कोई भी फ्लावर कलर है कि फ्लावर का कलर कैसा है, वॉयलेट है, वाइट है, ब्लू है, पिंक है। क्लियर है। उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जानना, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टर। नेक्स्ट टर्म हमने लिखी है ट्रेट। ट्रेट का मतलब है इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर सच एज अ टोल और ड्वार्फ। हमने ये तो बोल दिया कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, हाइट, हाइट क्या है, एक करेक्टर है, लेकिन हाइट टोल है या ड्वार्फ है ये बताना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट, कि हाइट टोल है या फिर ड्वार्फ है। टोल और ड्वार्फ क्या बताता है, हमारा ट्रेट, उस करेक्टर का एक्सप्रेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला आई कलर, आई कलर हमारा क्या है, करेक्टर है, लेकिन आई कलर्स कैसा है, दिखता कैसा है, किस कलर का है, ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है। दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ अ करेक्टर। वो करेक्टर्स के क्या है, एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म लिखा हमने फैक्टर। क्लियर है। ये टर्म जिसने दी थी, फैक्टर टर्म वॉज गिवन बाय अ मेंडल। क्लियर है। मेंडल क्या है, एक सॉरी, मेंडल एक साइंटिस्ट है। फैक्टर टर्म देने वाले कौन थे, मेंडल। क्लियर है। जो क्या है फैक्टर, इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल्स आर ट्रेट। जो क्या बताती है, हमारे करेक्टर ऑफ एक्सप्रेशन को बताती है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। देखो बेटा, आगे हम लोग जैसे जैसे, अभी हम सरफेस लेवल पर हैं, हम जैसे जैसे अपनी डेप्थ में जाएंगे, हम लोग मेंडल का पूरा काम देखेंगे, मेंडल की स्टोरी देखेंगे कि मेंडल ने क्या क्या किया था। मेंडल, अब मैं आपको एक छोटा सा बता रही हूँ कि जो मेंडल थे, मेंडल ही एक सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि जो करेक्टर है वो एक जनरेशन से, जो जीन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है। मतलब पेरेंट से बच्चों के अंदर करेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। क्लियर। लेकिन वो एक टर्म नहीं बोल पाए थे कि वो ट्रांसफर क्या हो रहा है, जीन। क्लियर। उन्होंने बोला था जो ट्रांसफर हो रहा है ए पेरेंट से बच्चों के अंदर, उसको नाम दिया उन्होंने फैक्टर। क्लियर। फैक्टर टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे मेंडल, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डिस्कवरी आगे हुई, जैसे जैसे और साइंटिस्ट आए, उसकी डेप्थ में गए, उसके बारे में पढ़ा, तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था योहानसन, उन साइंटिस्ट का नाम था योहानसन। क्लियर है। योहानसन ने बोला कि जो मेंडल ने बोला था कि जो फैक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उस फैक्टर को एक प्रॉपर नेम दिया गया, एक नाम बताया गया कि क्या है वो फैक्टर्स, क्या है। उन्हीं फैक्टर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जिनके पास, जीन के पास ही क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन होती है हमारी हर करेक्टर की, कि हमारी हाइट है, हमारी स्किन कलर है, हमारा आई कलर है। क्लियर है। सारे करेक्टर्स की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, जीन के पास। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं जीन है क्या। जीन क्या है, जीन एक सेगमेंट है किसका, डीएनए का। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्लियर है। उसी डीएनए के टुकड़ों के पास हमारी क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। कि जीन 1 के पास फॉर एग्जांपल हमारी इंफॉर्मेशन है, वो बताएगा हमारी हाइट को। जीन का दूसरा टुकड़ा है, देखो बेटा, डीएनए एक बहुत लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक बहुत लंबा थ्रेड है जिसकी लेंथ है 2.2 मीटर लॉन्ग। ठीक है। डीएनए है क्या, डीएनए किससे मिलकर बना है, डीएनए इज मेड अप ऑफ अ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन एंड द हाइड्रोजन। इन 4 कंपोनेंट से मिलकर हमारा डीएनए बना है। ठीक है। इसी डीएनए की जो एक है, डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो 2.2 मीटर लॉन्ग है। डीएनए के टुकड़ों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए के पीसीस को ही हम लोग बोलते हैं जीन।
और इन्हीं जीन के पास क्या होती है, हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, अब डीएनए मैंने बोला एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है बेटा, ये देखो बिल्कुल बेसिक बातें हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो क्या है, जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हम लोगों की हर एक सेल में, हम लोगों की हर एक सेल में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर है, और उस न्यूक्लियस के अंदर ही हम लोगों ने क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हमारे डीएनए को। न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा है। न्यूक्लियस को आप लोग समझ लो एक छोटी सी डब्बी है। क्लियर है, उस छोटी सी डब्बी के अंदर हमने एक लंबा सा धागा फिट करना है। तो उस धागे को हम लोग कैसे फिट करेंगे, उस धागे को हम लोग अपने आप को रैप करना स्टार्ट कर देंगे, सॉरी उस धागे को हम लोग लपेटना शुरू कर देंगे, रैप करना शुरू कर देंगे। क्लियर है, जब हम डीएनए को रैप करना शुरू कर देते हैं, लपेटना शुरू कर देते हैं, उसी जब डीएनए को हम लपेटते जाएंगे वो टाइट होता जाएगा, हाईली फोल्ड होता जाएगा। डीएनए की उसी फोल्डेड, कॉम्पैक्ट एंड कंडेंस्ड फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए। क्लियर है, अब आपको पता है डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है, इसलिए डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है तो उसको एक पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है ताकि वो क्या हो सके, अट्रैक्शन फोर्स हो, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ क्या हो सके, रैप अप हो सके, लपेट सके। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, विच इज नोन एज द लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्लियर है, उन प्रोटीन क्या है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स ही तो है। उन प्रोटीन के ऊपर डीएनए क्या होता है, लपेटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डीएनए क्या हो जाएगा, काफी फोल्ड हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। उसी डीएनए की फोल्डेड फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर है, हमारी हर सेल में 2 सेट होता है क्रोमोसोम का। एक सेट हमें मिलता है मदर से और एक सेट हमें मिलता है फादर से। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास 2 सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, 1 सेट फ्रॉम द मदर एंड 1 सेट फ्रॉम द फादर, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है, आगे इसी तरीके से हम लोग और बात करते हैं, हम लोग बातें करते हैं कुछ और क्रोमोसोम्स के बारे में। कुछ और क्रोमोसोम्स के मतलब है कुछ और टर्म्स के बारे में। जैसे आज हम लोग आगे बात करेंगे क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। बेटा देखो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये इसमें हम अभी डेप्थ में जा ही नहीं रहे, हम इस चैप्टर का सिर्फ बेस कर रहे हैं कि हमें कुछ बेसिक बातें टर्म्स समझ में आ जाए ताकि हम लोग अपना चैप्टर को इजीली समझ सके। मैंने अब फर्स्ट टर्म बोली यहाँ पर क्या, होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, सीधी सी बात है, पूरा क्रोमोसोम लिखने की जरूरत है नहीं। क्रोमोसोम को हम शॉर्ट फॉर्म में CH भी लिख सकते हैं, या इसका सिंबल होता है क्रोमोसोम का हैश, लास्ट में स्मॉल लेटर में S। क्लियर है, दिस इज द सिंबल ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक, तो हम बार बार क्रोमोसोम इतना बड़ा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो #S। तो यहाँ पर सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम होता क्या है। ठीक, अभी हमने बोला कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है, आपको पता है एक सेट मतलब 23 क्रोमोसोम हमें मिलते हैं किससे, मदर से, और हमें 23 क्रोमोसोम का सेट मिलता है किससे, फादर से। ठीक, तो अब हम लोग ये बात करें कि जैसे मान लो हमें मिला क्रोमोसोम 1 मिला किससे, मदर से, उसी तरीके से हमें क्या मिला, एक क्रोमोसोम 1 मिला हमें फादर से। एक सेल में ऐसे 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम मदर से और 23 क्रोमोसोम फादर से, सोन। ठीक है, इसी तरीके से जैसे क्रोमोसोम 1 हमें एक मिला मदर से और एक क्रोमोसोम हमें मिला फादर से, तो यहां पर से एक ही सेल में सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज द होमोलोगस क्रोमोसोम।
क्लियर है। अब आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, सेल साइकिल, डिवीजन किया था, ठीक है। ये है मान लो क्रोमोसोम 1 जो हमें मिला मदर से, यही है हमारा क्रोमोसोम 1 जो हमें मिला फादर से। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ अ डीएनए एंड प्रोटीन, क्लियर है। इसी क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए की फोल्डेड फॉर्म ही तो है, और डीएनए के टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। इस फर्स्ट पोजीशन पर मान लो हमारा क्या है, जीन 1 है। इस क्रोमोसोम पर भी फर्स्ट पोजीशन पर हमारा क्या है, जीन 1 है, क्लियर है। इन्हीं सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्लियर है। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के आगे हम लोग बात करते हैं हेटेरोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। होमो मीन्स से, लोगस मतलब लोकस, लोकस मतलब पोजीशन, क्रोमोसोम की सेम पोजीशन पर, क्लियर है। क्रोमोसोम की सेम पोजीशन पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन 1, जीन 1 मान लो ये पोजीशन है ए, दिस पोजीशन इज नोन एज द ए पोजीशन पर सेम जीन प्रेजेंट है, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर सेम फॉर्म ऑफ जीन आर प्रेजेंट इज नोन एज द होमोलोगस क्रोमोसोम, क्लियर है। अब आगे आपको एक बात बता दूं कि एक जीन है, जीन की कितनी फॉर्म होती हैं, 2 फॉर्म होती हैं। जीन की कितनी फॉर्म है, 2 फॉर्म है। एक होती है डोमिनेंट फॉर्म, एक होती है रिसेसिव फॉर्म। डोमिनेंट को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव फॉर्म को हम हमेशा डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल लेटर से। जीन की 2 फॉर्म होती है, डोमिनेंट फॉर्म एंड द रिसेसिव फॉर्म। डोमिनेंट फॉर्म को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं और रिसेसिव फॉर्म को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। अब जीन क्या है, अभी हमने बात की थी सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। अभी हमने बात की कैरेक्टर्स की, हमने बात की ट्रेड्स की, क्लियर है। अब मान लो हमारे पास एक कैरेक्टर है हाइट, हाइट का कैरेक्टर कहां पर होता है, डीएनए के ऊपर ही तो, जीन ही तो है, जीन ए। जीन ए के पास कैसा कैरेक्टर है, मान लो हाइट का कैरेक्टर है। अब ये हाइट हमारी कैसी होगी, टोल होगी या फिर ड्वार्फ होगी। ये हाइट के दोनों क्या है, ट्रेट है, क्लियर है। ये जीन के, ये जीन है, ये कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर्स के दोनों क्या है, ट्रेट है, क्लियर है। इन्हीं को ही जीन की सेम फॉर्म ऑफ, सॉरी, जीन की सेम फॉर्म ऑफ जीन या ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्लियर है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील, क्लियर है। अब यहां पर एक नई टर्म निकल कर आई, एलील। एलील क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पर सेम फॉर्म ऑफ जीन या फिर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज द एलील, क्लियर है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील। एलील को ही हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं एलीलोमॉर्फ, क्लियर है। एलील्स को ही एक पूरा नाम दे दिया गया, जैसे हमारे घर में नेम होते हैं ना, फुल नेम हमारा स्कूल में होता है, घर में हमें निक नेम से बुलाया जाता है, उसी तरीके से एलीलोमॉर्फ एक फुल नेम है और उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है एलील। और एलील टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे कौन, बेटसन। एलील टर्म जिसने दी वो थे कौन, बेटसन। एलील टर्म वाज गिवन बाय द बेटसन। अभी हमने बात करी एलील जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की जीन की सेम फॉर्म या ऑल्टरनेटिव फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, क्लियर है। अब यहां पर हमने बोला नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, मैम ये तो अब आप नया बात ले आई, नई बात घुमा दी अब आपने। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती है बेटा, अब हम लोग सबसे आगे बात करते हैं किसकी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की। हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो बेटा, अब हम लोगों ने हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की।
कि अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है। अब हमने बात करनी है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की। देखो बच्चा, अब जैसे मान लो अभी हमने बात की थी सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 1 फ्रॉम मदर एंड क्रोमोसोम 1 फ्रॉम फादर। क्लियर है? क्रोमोसोम 1 फ्रॉम मदर एंड क्रोमोसोम 1 फ्रॉम द फादर, सेम सेट है क्रोमोसोम का। अब भी मैंने बात की 11th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था सेल साइकिल, जब सेल डिवाइड करती है, जब एक सेल से 2 सेल या एक सेल से 4 सेल्स बनती है, आपने माइटोसिस म्योसिस पढ़ा हुआ है। तो उसके अंदर आपको पता है कि एक फेज आता है एस फेज, सेल साइकिल का एक सेकंड फेज है विच इज नोन एज द एस फेज, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, जहां पर डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है। मतलब डीएनए के सेल साइकिल के सेल साइकिल के एस फेज के दौरान डीएनए अपनी क्या करेगा, सेम टू सेम कॉपी बना लेगा, फोटोकॉपी बना लेगा। ये क्रोमोसोम मदर ने भी एस फेज में कॉपी बना ली, क्रोमोसोम 1 ने यहाँ पर एस फेज में अपनी क्या बना ली, कॉपी बना ली। फोटोकॉपी का मतलब पता है ना, सेम प्रिंट होता है। अब मान लो यहाँ पर जीन ए था, जीन ए था, कॉपी हुई तो इस पोजीशन पर भी तो क्या होगा, जीन ए होगा। क्लियर है? मान लो जीन ए पर ए की बजाय आप लोग इससे समझो इजी बात से कि जीन ए पर क्रोमोसोम की ए पोजीशन पर, क्रोमोसोम की ए पोजीशन पर हमारा जीन है हाइट का टोल। क्लियर है? क्रोमोसोम 1 मदर का, क्रोमोसोम 1 फादर का। यहां पर भी क्या है, क्रोमोसोम की सेम पोजीशन पर, ए पोजीशन पर हमारा हाइट का ही जीन है स्मॉल टी। क्लियर है? अब तुम्हें पता है क्रोमोसोम का इस सेंटर पॉइंट को, क्रोमोसोम का ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्लियर? अब इसको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका नाम है सीना, इसका नाम है पीना, इसका नाम है टीना, इसका नाम है मीना। क्लियर है? सीना और पीना के पास एक ही सेंटर पॉइंट है, एक ही सेंट्रोमियर है। मतलब ये दोनों का जिनका पास एक ही सेट होता है, एक ही चीज है, सेंट्रोमियर, सेम सेंट्रोमियर है, तो उन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। अब आपको क्रोमेटिड तो पता है ना क्या होता है, क्रोमेटिड क्या है, इस क्रोमोसोम की ये क्रोमोसोम के सेंटर का पॉइंट क्या होता है, सेंट्रोमियर। ऊपर वाली आर्म को बोलते हैं पी आर्म, नीचे वाली को बोलते हैं क्या हुआ, सेंट्रोमियर के ऊपर वाली, अपर पार्ट ऑफ द आर्म इज नोन एज द पी आर्म, एंड सेंट्रोमियर का लोअर पार्ट विच इज नोन एज द क्या हुआ, पी आर्म प्लस क्या हुआ प्लस सेंट्रोमियर, पी आर्म प्लस क्या हुआ, पी प्लस क्या हुआ प्लस सेंट्रोमियर, इन तीनों को मिलाकर विच इज कलेक्टिवली नोन एज द क्रोमेटिड। क्लियर है? अब यहां पर इस सेंट्रोमियर की कितनी क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर के पास 2 क्रोमेटिड है। क्लियर है? और इन दोनों क्रोमेटिड का सेंट्रोमियर क्या है, सेम है, तो इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर है? अब इसी तरीके से क्रोमोसोम 1 है फादर का, इसके पास भी क्या है, ये एक सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर की 2 क्रोमेटिड है, और इन दोनों क्रोमेटिड का सेंट्रोमियर क्या है, सेम है। तो टीना और मीना भी क्या है, आपस में सिस्टर है, जिनकी सेंट्रोमियर क्या है, सेम है। क्लियर है? अब आप लोग मुझे बताओ, क्या पीना और टीना का सेंट्रोमियर सेम है? पीना का सेंट्रोमियर ये रहा, टीना का सेंट्रोमियर ये रहा, पीना और टीना का सेंट्रोमियर क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। पीना और टीना का सेंट्रोमियर अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। टीना और टीना का सेंट्रोमियर क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर है? अब आप लोग यहीं पर देखो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पर जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील। देखो बेटा, आज हमने कुछ छोटी छोटी बेसिक टर्म्स की हमने बात किया, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होती है। अब हम इसको छोटी सी वन लाइन में हम फटाफट इसको समराइज करते हैं। जेनेटिक्स क्या है, जीन्स की स्टडी करना। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रिगोर्स और मेंडल, लेकिन जेनेटिक टर्म दी किसने थी, बेटसन ने। क्लियर है? उसके बाद हमने बोला करेक्टर, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को बताना किसी भी इंडिविजुअल का, ट्रेट उस करेक्टर का एक्सप्रेशन क्या है। हमने बात किया फिनोटिपिक करेक्टर्स क्या होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। क्लियर है? विजिबल करेक्टर्स होते हैं जो। फिर हम लोगों ने बात की होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, कॉम्पैक्ट एंड द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए है। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ अ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है? क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या होते हैं, हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जिनके पास सारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है।
क्लियर है। फिर हमने देखा होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, अभी हमने बात की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, ठीक है। फिर और एलील्स क्या होते हैं, एलील्स को ही हम लोग एलिलोमॉर्फ्स कहते हैं, जो दी थी किसने, बेटसन टर्म, ये टर्म को दिया किसने था, बेटसन ने। और एलील्स क्या थी, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पर जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म या सेम फॉर्म ऑफ जीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। क्लियर है बेटा। ये आज मेरा फर्स्ट वीडियो था जो मैंने रिकॉर्ड किया है, तो इसमें मे भी थोड़ा बहुत जो भी रहा है बोलने में आप लोग देखें बेटा। आज के लिए मेरे लिए इतना ही है, दैट्स इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।